हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल ग्रुप 2 पेपर 6D इकोनॉमिक लॉस द इलेक्टिव पेपर दिसंबर 2021 में जो केस स्टडीज आई हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एक एक केस स्टडी करते हुए। देखिए, पहली बात आप जानते हैं पेपर 6D में आपको टोटल दिए होते हैं 5 केस स्टडी, जिसमें से ओपन चॉइस होती है, आप कोई भी 4 कर सकते हैं आउट ऑफ 5। 25-25 नंबर की होती है, 4 घंटे का पेपर है। इस केस स्टडी में कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू, जिसको आपने आंसर करना होता है ओएमआर शीट पे, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके लिए नॉर्मल आंसर बुक में आपको करना होता है। पहली केस स्टडी जो हमें इस दिसंबर के पेपर में आई, ये केस स्टडी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर ये केस स्टडी हमें आई। आइए देखते हैं। इस केस में बताया गया है ये एक प्राइवेट कंपनी है, शॉर्ट में नाम दिया गया है, भारत में बनी है, बॉलीवुड की मूवीज बनाने के लिए बनी है। मेनली जो प्रमोटर है, पैसा लगाया है, ये है अजय राठौर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट मोगल है। इसके और भी काम है, जैसे इसकी ये अलग से एक प्राइवेट कंपनी है LHPL। जो पहली कंपनी बताई हमें CCPL, उसकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है WIIPL, जो कि अगेन मूवीज से रिलेटेड बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है। नाउ नेक्स्ट पैरे में कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो अजय है इसने काफी दौलत कमाई, कैश में कमाई है, 2 नंबर का काम कह सकते हैं आप, थ्रू हिज रियल एस्टेट बिजनेस, क्योंकि इसने बायर्स को कहा, मैंडेटेड मींस कंपलसरी कहा कि आप पेमेंट कैश में करेंगे। यह पैसा इसने इन्वेस्ट कर दिया वेरियस बिजनेसेस में टू एक्वायर एग्रीकल्चरल फार्म लैंड, और उसमें यह उगाएगा अफीम। देखिए, अफीम के ऊपर नेचुरल सी बात है, जैसे हमें अफीम दिखता है तो हमें दिखता है ये एक मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, पैसा निकाल के 2 नंबर का इधर डाल रहा है, ये एक ट्रांजेक्शन हो गई। और साथ में ये कौन से बिजनेस में लग गया, एक्वायरिंग एंड सेलिंग एक्सपोर्ट ऑफ एंटीक्स। देखिए, 2 नंबर में अगर एंटीक का काम करते हैं, ये भी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम पढ़ते हैं स्केड्यूल ऑफेंस 21Y के अंदर, तो उसके पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर ये दिया गया है कि अगर आप 2 नंबर में एंटीक का काम करते हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग क्या बन गई, एक ट्रांजैक्शन। कहता है इससे उसकी नेटवर्थ काफी ग्रो करी है, 500 करोड़ की होगी। मेजॉरिटी जो है ऑफ हिज डीलिंग्स इन फार्म एंड एंटीक्स वर डन थ्रू कैश, थ्रू अ स्पेसिफिक बैंक अकाउंट, जिसका नाम यहां बताया गया है ABC बैंक से ये ट्रांजैक्शन कर रहा है। अमाउंट वर रिसीव्ड इन कैश इंटरनेशनल कस्टमर से थ्रू अ हवाला एजेंट, तो आप पैसा क्लियरली लिखा है एक हवाला एजेंट से ले रहे हैं, तो दैट मीन्स जो ये आप पैसा ले रहे हैं, ये हवाला एजेंट नेचुरल क्या हो गया, ये हो गया आपका पार्टी टू क्राइम, राइट। और ये नेचुरल है जो आप पैसा ले रहे हैं, ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, राइट। इस पैसे से उसने क्या किया, खरीद लिया विलाज इन इंडियाज। तो अगेन ये पैसा आप, जैसे हम 3 प्रोसेस कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, राइट, कि सबसे पहले जो भी आपके पास पैसा आया, आपने उसको लेयरिंग, इंटीग्रेटिंग, लेजिटिमेट इकोनॉमी में डाल दिया, तो ये आपने खरीद लिया, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, एक मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन हो गई। एंड कहता है ये विलास भारत में भी खरीदे, हिंदुस्तान के बाहर भी खरीदे, यूजिंग द मनी अर्न थ्रू हिज फार्म एंड एंटीक्स बिजनेस। अब ये अजय राठौर ने एक कंपनी और बना ली, श्योर रिटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बनाई उसने NBFC, एक और कंपनी आ गई, राइट। लेकिन इसका एसेट साइज कितने का, 450 करोड़ का है। यहां पे एक चीज मैं यहां एड ऑन करके बता दूं, जब हम IBC पढ़ते हैं तो हम कहते हैं IBC कोड नहीं लगता है किसके ऊपर, नॉन एप्लीकेबिलिटी है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे।
लेकिन हम बाद में ये भी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर है कि ये उसके ऊपर भी लगा सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आती है कि अगर एनबीएफसी का एसेट साइज कितना हो, कम से कम 500 करोड़ के हो, तो पक्का इसके ऊपर हमें क्वेश्चन दिखेगा। देन अजय ने इन्वेस्ट किया है 5 करोड़ रुपया इस श्योर रिटर्न्स में एंटीक बिजनेस से, यहां इस कंपनी में पैसे लगाए। तो देखिए हम इस कंपनी को भी क्या कहेंगे, इसमें पैसा जा रहा है तो ये भी पार्टी टू क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गए ये सब, राइट। आगे कहता है ही ऑल्सो यूज द कैश जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंटीक, रियल एस्टेट इन फंडिंग सीसीपीएल एंड प्रोड्यूसिंग मनी मूवीज। तो ये कैश यहां जब डाल रहा है तो अगेन ये क्या बनी, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस ये कर रहा है। और साथ में कहता है ही ऑल्सो यूज कैश टू पे द मनी टू सेंसर बोर्ड, ताकि फटाफट उसकी मूवीज क्लियर हो और टाइमली उनका रिलीज हो। तो हम यहां पे भी क्या कहेंगे, सेंसर बोर्ड भी क्या बन गया, पार्टी टू क्राइम। और इनको पैसे दिए हैं, ये भी क्या बन गई, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन। अब आगे ये जो सीसीपीएल इसकी कंपनी थी, इसको एक बिग बजट फिल्म बनानी थी, तो लोन लिया गया एबीसी बैंक से, और वो भी 100 करोड़ का, और सारे एसेट्स गिरवी रख दिए, सारे के सारे, फिल्मों के राइट भी। सीसीपीएल ने एक लोन और लिया है, ये जो उसकी कंपनी थी सब्सिडरी, 25 करोड़ का, और एक और अनसिक्योर्ड लोन लिया है 20 करोड़ का रोहित जैन से कंपनी ने। लेकिन अब हो गए झगड़े, क्योंकि मूवी सर्टिफाई नहीं हो पाई सेंसर बोर्ड से, रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए सीसीपीएल को भारी क्या हो गया, यहां बढ़ गया जी नुकसान। तो जब तक 2 नंबर का कमा रहे थे बड़ा अच्छा है, अब नुकसान हो गया तो क्या हुआ, अब आप पैसा नहीं दे पा रहे हो ना तो अपने फाइनेंशियल या ऑपरेशनल क्रेडिटर को। एबीसी लिमिटेड कौन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है। ऑब्वियसली उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी आईबीसी के पास सीआईआरपी के लिए, जो कि एडमिट भी हो गई। अब कहता अदर देन द लोन्स जो सीसीपीएल ने लिए हैं, लोन जो हमने पीछे पढ़ा 3 लिए थे, उसकी लायबिलिटी 5 करोड़ की इंप्लॉइज की तरफ है, 6 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ड्यूज की तरफ भी है। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यहां अपॉइंट होता है, वो रिव्यू करता है एसेट्स के एंड कंक्लूड करता है टोटल बुक वैल्यू सारे एसेट्स की 180 करोड़ रुपया है, इंक्लूडिंग अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग द मूवी, लेकिन रिकवरेबल वैल्यू सिर्फ 40 करोड़ रुपया है। बुक वैल्यू 180 करोड़ है, लेकिन रिकवरेबल 40 करोड़ है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने यह भी नोट किया, जो WIIPL जो सब्सिडरी है, इसके एसेट्स काफी हैं, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसके भी एसेट इंक्लूड करना चाहता है लिक्विडेशन में। क्या कर सकता है, हम जानते हैं अंडर सेक्शन 36 आईबीसी आप सब्सिडरी के एसेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो अलग से कंपनी है। नो डाउट जो उसमें शेयर्स लगा रखे हैं वो आप ले सकते हो। फर्दर परसुएंट टू रिव्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस एट सीसीपीएल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को पता चलता है कि अजय राठौर का अलग से भी काम है, और एंड उसने बता दिया किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, अबाउट द ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट। अब आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न 2 नंबर का है, तो आप देख रहे हैं एमसीक्यू है। कहता बताइए इनमें से कौन से फंक्शन नहीं है आईपीए के, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के ऊपर पूछा गया है। देखिए आईपीए के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 204। अब पूछा गया है इनमें से कौन से फंक्शन नहीं है। पहला आप देखेंगे ग्रीवेंसेस, बिल्कुल उसका फंक्शन है। दूसरा इंफॉर्मेशन गैदर करना, आईपीपी की, आईआरपी की, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, ये भी उनका मेन फंक्शन है। देन सजेस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, देखिए ये सजेशन आईआरपी के अपॉइंटमेंट को जो एप्लीकेशन देता है आईबीसी को वो करता है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का काम नहीं है। चौथा मॉनिटरिंग, इंस्पेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मेंबर्स, ये भी काम है। तो हमारे यहां से करेक्ट आंसर क्या निकला,
दैट इज पॉइंट नंबर सी, ये आपका फंक्शन नहीं है। तो ये था पहला एमसीक्यू जो आपको ओएमआर शीट पे करना होता है। अगला आप देखिए, फिर से 2 नंबर का है, अगेन एमसीक्यू हमें दिख रहा है। कहता है बिजनेस में डाउनटर्न होता है और जो ये इसने एक अलग से कंपनी बनाई थी श्योर रिटर्न्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी नुकसान होते हैं और ये भी रीपे नहीं पैसा कर पाई अपने क्रेडिटर्स का, इन्वेस्टर्स का। हु कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट श्योर रिटर्न प्राइवेट लिमिटेड अंडर आईपीसी, राइट। अब याद रखिएगा, मैंने वहां पहले भी लिख दिया था पैराग्राफ में, ये कौन सी कंपनी थी, एनबीएफसी थी, जिसके 450 करोड़ के क्या थे, एसेट्स थे। तो मैंने कहा था एनबीएफसी के ऊपर अंडर सेक्शन 227 आईबीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है कि आप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पे भी ये कोड लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, एसेट्स हो कम से कम कितने के, 500 करोड़ के। लेकिन यहां इसके एसेट्स कितने के थे, 450 करोड़ के थे, ये पीछे हमने पढ़ा भी था। तो प्रश्न, क्या आईबीसी में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? द आंसर इज नो। सो करेक्ट आंसर यहां क्या हुआ, नन। आईबीसी 2016 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर पीएमएलए अ पर्सन हु एक्सरसाइजेस अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल, कहता है पीएमएलए में जिसका अंत में कंट्रोल होता है ओवर अ जुरिडिकल पर्सन कंडक्टिंग अ ट्रांजैक्शन, सीधा सीधा है, ये आप बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है, कहां पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर FA के अंदर। नेक्स्ट फिर आप देख रहे हैं एमसीक्यू है, आउट ऑफ द बिलो व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक। ये ध्यान रखें, कौन सा बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं है पीएमएलए एक्ट के अंदर। देखिए, हम पीएमएलए एक्ट के अंदर बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, और ऑब्वियसली ये सेक्शन 11 से लेके 12 तक, 11A 12A इन सब में हम पढ़ते हैं, राइट। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कहूंगा, उसका रीजन क्या है। हम पहले ऑप्शन नंबर ए को रहने देते हैं, बी पे चलते हैं। यस, ये आपका फंक्शन है, जो डायरेक्टर ने, ईडी वाले ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, देनी पड़ेगी। यस, ये आपकी ड्यूटी है, ये क्लियरली पढ़ते हैं हम अंडर सेक्शन 12(1). नंबर 2, आइडेंटिटी वेरीफाई करना क्लाइंट्स की बेनिफिशियल ओनर की, यस ये भी ड्यूटी है अंडर सेक्शन 11A के अंदर। देन मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन 5 साल के लिए, ये भी क्लियरली आपकी ड्यूटी है अंडर सेक्शन 12(2). अब आइए, तो स्ट्रेट वे आप कहेंगे आंसर ए करेक्ट है। तो जो बच्चे पेपर दे के आए हैं बिल्कुल ठीक है, आंसर ए करेक्ट है। लेकिन अब क्या है, इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड रूल्स भी इंसर्ट कर दिए हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, यस ये बैंक की जिम्मेवारी है रिपोर्ट करना सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय मिस्टर अजय राठौर एंड ग्रुप। तो पहली बात ध्यान दीजिए, एबीसी बैंक में खाता किसका है, राइट। तो एबीसी बैंक में खाता था उसकी कंपनियों का, अगर अजय राठौर का है तो वो भी है, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपको कोट करनी पड़ती है। तो ये रूल नंबर 3 मैं कहूंगा नाउ इंसर्टेड है इन स्टडी मैट, जो 2022 से एप्लीकेबल होगा। तो इस पॉइंट को भी आप उसके लिए कंसिडर कीजिएगा, वरना ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। इसके बाद अगला एमसीक्यू आता है 5वां। तो इस ढंग से देखिए, 5वां है तो 10 नंबर का एमसीक्यू आपको दिख रहा है। कहता है डायरेक्टर्स प्रोविजनली, ईडी का डायरेक्टर अटैच करना चाहता है प्रॉपर्टी अजय राठौर की 365 दिन के लिए, जो कि बड़े वहीमेंटली चैलेंज किया है अजय राठौर ने। क्यों किया? बिल्कुल ठीक कर सकता है, क्योंकि हम क्लियरली सेक्शन 5 में पढ़ते हैं अटैचमेंट लगती है 180 दिन के लिए। तो यहां ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 180 दिन के लिए। और कौन कहता है? मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन नंबर 5 कहता है। तो सबसे आसान कह लीजिए क्वेश्चन यही था। अब आगे आप प्रश्न देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो गई, क्योंकि देख रहे हैं 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का, जो नॉर्मली आपने लिख के सॉल्व करना है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई करो वेरियस ट्रांजैक्शंस जो केस स्टडी में ऑफेंसेस हैं अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। इसलिए मैं बार बार वो लिख रहा था, ये मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन है, पार्टी टू क्राइम है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड पार्टीज। तो ये ऑलरेडी मैंने वहां पे लिख दिया था। अगला आप देखिए, एग्जामिन
द करेक्टनेस ऑफ पोजीशन टेकन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू यूज द एसेट, ये कौन थी? सब्सिडरी थी। आप सब्सिडरी के एसेट नहीं ले सकते हैं। व्हाट आर द एसेट्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं? पहली बात देखिए, ऐसा है सेक्शन नंबर 18 आईबीसी का, पहली बात आपसे पोजीशन पूछी गई है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कि उसके एसेट्स लेना, तो हम कहेंगे ये पोजीशन आपकी इनकरेक्ट है, ये आपने ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 18 में हम साफ पढ़ते हैं कांट टेक एसेट्स ऑफ एस कंपनी। शेयर्स जो आपने उसमें लगाए हैं वो आप ले सकते हैं, वो आपका एसेट है। अब कौन सी चीजें आप लिक्विडेशन में ऐड करेंगे नहीं करेंगे, तो आसान यहां से पे पूछा गया। और ये आप कहां पढ़ के आते हैं? ये आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 36 के अंदर, तो जिसमें आप क्लियरली पढ़ते हैं आप कौन कौन से एसेट ले सकते हैं, कौन कौन से आप नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दूं मैं इसे, कौन से ले सकते हैं? नेचुरल है, जिसके ऊपर आपकी क्या है? ऑनरशिप राइट्स हैं, वो आप ले सकते हैं। कौन से एसेट आप ले सकते हैं? जो आपके एसेट हैं, आपने गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं क्लियरेंस के बाद। कोई भी आपके एसेट हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या जो आपने गिरवी रखे हुए हैं, क्रेडिटर ने रेलिंक्विश कर दिया राइट, जिसका मतलब है उसने कहा कि ये लो अपना एसेट बेच के मेरे को पैसे दे दो, एसेट आप ले लो। या जैसे मैंने कहा आप ले सकते हैं शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, ये आप ले सकते हैं, एसेट नहीं ले सकते। और क्या नहीं ले सकते? जिसमें ऑनरशिप किसकी हो? थर्ड पार्टी की हो, किसी और का हक है, क्या नहीं ले सकते आप? 36 भी यही कहता है आप एसेट्स ऑफ सब्सिडरी नहीं ले सकते, सेक्शन 18 भी एंड 36 भी। देन आप क्या नहीं ले सकते? पर्सनल एसेट्स, अपने शेयर होल्डर के आप नहीं ले सकते। यह था 5 नंबर का क्वेश्चन। अगला आप देख रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है आइडेंटिफाई करो द क्लेम्स अगेंस्ट सीसीपीएल एंड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ क्लेम्स अंडर आईबीसी। देखिए प्रायोरिटी की बात करें तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 53 के अंदर किस तरह से आपने पेमेंट करनी है। वैसे हमने देखा था उसके सिर्फ 40 करोड़ के एसेट है, तो ज्यादा एसेट नहीं है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, किसकी पेमेंट होगी? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट कह लीजिए, रेम्यूनरेशन वगैरह लिक्विडेटर की आ गई एक, ये सबसे पहले। नंबर 2 में आपने ध्यान रखना होता है, ये पीपीसी है, पेरी पैसिव क्लॉज मींस इक्वल प्रायोरिटी में हम पे करेंगे। ये 2 चीजें हैं, एक हम कहते हैं जी वर्कमैन ड्यूज, लेकिन वो कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन से 24 महीने तक के। देन अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपना हक क्या कर दिया है? रेलिंक्विश कर दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हैं, बैंक एबीसी बैंक 100 करोड़ का आपने लोन उठाया था, तो ये यहां आ जाएगा। नंबर 3 वर्कमैन नहीं लेंगे, सिंपल इंप्लॉइज के ड्यूज कमेंसमेंट पे 12 महीने के, राइट, उससे बैकगेयर में 12 महीने के, ये हमने देखे थे। इंप्लॉइज के ड्यूज लिखे हुए थे 5 करोड़। नंबर 4 फाइनेंशियल डेट किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपने 2 जगह से पैसे उठाए थे, एक कंपनी से उठाए थे, एक किसी दोस्त से उठाए थे। कंपनी से आपने केस स्टडी में देखा 25 करोड़ उठाए थे, फ्रेंड से अनसिक्योर्ड आपने फाइनेंशियल डेट 20 करोड़ का लिया था। नंबर 5 में पेमेंट आती है, यह भी देखिएगा पेरी पैसिव क्लॉज है, जिसका मतलब है इक्वल प्रायोरिटी में इकट्ठा प्रोपोर्शनली आप देंगे। यह आता है गवर्नमेंट ड्यूज का, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा गवर्नमेंट ड्यूज थे 6 करोड़ के, और ये 2 साल तक के हम लेते हैं। साथ में क्या आता है? वो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो सिक्योरिटी उसकी बेच के लेकिन स्टिल उसको पूरी पेमेंट नहीं हो पाई, उसका अनपेड अमाउंट। तो देखिए हमने पढ़ा था एबीसी बैंक में को आपने सारे के सारे एसेट गिरवी रख दिए थे, तो सारे पैसे उसी को मिलने वाले हैं। बाकी हमारे क्वेश्चन में
ये गवर्नमेंट ड्यूज दे रखे थे 6 करोड़ रुपए के। इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशनल डेट आ जाएगा। देन आपके शेयर होल्डर आ गए, पहले प्रेफरेंस और फिर क्या आ गया, इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि उसने प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा क्वेश्चन में तो हम लिख सकते थे, और क्लेम्स आइडेंटिफाई करने हैं वो हमने कर भी दिए। जैसे भाई साहब एक ये था और ये मैंने अमाउंट लिख के यहां डाल दिए। तो ये हमारी यहां पे पहली केस स्टडी। देखिए 12 नंबर के एमसीक्यू थे, 6, 5, 11, 23 और 4, 25 नंबर का ये पहली केस स्टडी यहां समाप्त होती है।